हेलो एवरीवन। रेलवे एनटीपीसी के लिए जो प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं ये इसका 12वां सेट है। सारे क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी 2021 में CBT 1 में पूछे गए हैं और इनसे संबंधित महत्वपूर्ण पॉइंटों को भी इस वीडियो में कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। यहाँ पहला सवाल है, खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर यहाँ खालिस्तान में शहीद हुए थे, यानी कब वे शहीद हुए थे? तो आंसर है तीसरा, 1716 में शहीद हुए थे बंदा सिंह बहादुर। और बात करें बंदा सिंह बहादुर, इनका मूल नाम था लक्ष्मण देव। 27 अक्टूबर 1670 से लेकर और 9 जून 1716 के बीच इनका जीवन काल रहा था और बाद में इन्हें नाम दिया गया था माधव दास बैरागी। तो लक्ष्मण देव पहले नाम था मूल नाम, लेकिन बाद में नाम माधव दास बैरागी दिया गया था। एक मठ की स्थापना इनके द्वारा की गई थी गोदावरी नदी के पास नांदेड़ महाराष्ट्र में। 1708 में गुरु गोविंद सिंह ने उनसे मुलाकात की और उन्हें सिख धर्म में शामिल कर लिया था। 1716 में मुगलों ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। 9 जून 1716 को उन्हें मार दिया था। जो मुगल बादशाह था फर्रुखसियार, इसके आदेश पर दिल्ली में 45 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य शिलापद्यकरम कारण, तो शिलापद्यकरम यहाँ होगा, ये किसकी कृति है? तो आंसर है चौथा, इलंगो अड़गिल की ये कृति है। बात करें इस महाकाव्य के बारे में तो देखिए ये तमिल साहित्य का सबसे पुराना और सबसे महत्वपूर्ण महाकाव्य है। इसमें एक साधारण जोड़ा है कन्नगी और उसके पति कोवलम की कहानी को दुखद प्रेम कहानी पर आधारित है और इसे दूसरी शताब्दी ईस्वी में लिखा गया था, ईसा पूर्व नहीं ईस्वी में। और इलंगो अड़गिल के द्वारा लिखा गया था, जो राजकुमार से बिच्छू बने थे। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे में कौन से रंग थे? तो ये लाल था, हरा था और पीला था। आंसर तीसरा है। आप इसे इमेज से देख सकते हैं। ये था जब तिरंगा झंडा स्वदेशी आंदोलन के दौरान फहराया गया था, तो इसका नाम था वंदे मातरम और लाल था, हरा था और पीला था। अब बात करें इसके बारे में तो वंदे मातरम ध्वज राष्ट्रीय स्वदेशी आंदोलन का एक हिस्सा था। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की कल्पना 1906 में 1904 और 1906 के बीच बनाया गया था। भारत के पहले गैर आधिकारिक ध्वज को कोलकाता के ग्रीन पार्क में कांग्रेस के अधिवेशन में फहराया गया था 7 अगस्त 1906 को। तो जो ये फहराया गया था वो भी पूछा जाता है कि कब फहराया गया था, तो 7 अगस्त 1906 को फहराया गया था। और बनाया किसने था इसे? स्वामी विवेकानंद की शिष्या थी भगिनी निवेदिता, तो इनके द्वारा इसे बनाया गया था। और आप एक बार इमेज से देखिए, ये वंदे मातरम ध्वज है। यह तिरंगा था जिसमें 3 पट्टियाँ थीं, 3 रंगों की पट्टियाँ थीं, हरा, पीला और लाल। ऊपर हरी पट्टी थी। इसमें 8 सफ़ेद कमल थे जो भारत के 8 प्रांतों का प्रतीक थे। मध्य में पीली पट्टी थी, इसमें हिंदी में लिखा था वंदे मातरम। और नीचे लाल पट्टी थी, इसमें सूर्य और अर्धचंद्र बनाया गया था। और वंदे मातरम को इसका जो संशोधित संस्करण पेश किया था ईस्टर्न जर्मनी में पेश किया गया था 1907 में। मैडम भिकाजी कामा जी के द्वारा पेश किया गया था। बाघ संरक्षण हेतु जागरूकता बढ़ाने के लिए वैश्विक बाघ दिवस का मनाया जाता है। तो ये दिवस हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। राइट आंसर है चौथा, 29 जुलाई। ग्लोबल टाइगर डे या अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। बाघों के संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करना है। और ये 2010 में जो रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में हुए टाइगर समिट के दौरान इसकी घोषणा की गई थी। तो 2010 से ये दिवस हर साल मनाया जा रहा है। और 2024 में इस दिवस की थीम है कार्रवाई का आज्ञान। और भारत में बाघों की जनगणना हर 4 साल बाद होती है। अभी बाघों की जनसंख्या भारत में 3167 है, तो 2023 के आंकड़ों के अनुसार है। इनमें से किस भारतीय राज्य में हेमेटाइट के सर्वाधिक भंडार मौजूद हैं? तो हेमेटाइट एक लोहे का अयस्क है और ये सर्वाधिक उड़ीसा में पाया जाता है। आंसर इसका पहला है उड़ीसा। भारत में हेमेटाइट और मैग्नेटाइट 2 सबसे अहम अयस्क हैं लोहे के। और हेमेटाइट का सबसे ज़्यादा भंडार उड़ीसा में है, दूसरे स्थान पर झारखंड है। मैग्नेटाइट का सर्वाधिक भंडार कर्नाटक राज्य में है और दूसरे पर आंध्र प्रदेश है। कर्नाटक में ये 73% पाया जाता है। विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? तो जो स्कर्वी रोग है विटामिन सी की कमी के कारण होता है। आंसर है दूसरा।
जो गंड वाला रोग है ये विटामिन नहीं आयोडीन की कमी के कारण होता है। गंड वाला रोग। दृष्टिहीनता रोग या नाइट ब्लाइंडनेस रोग ये विटामिन ए के कारण होता है। बेरी रोग तो ये विटामिन B1 या B1 की कमी के कारण होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार केरल का लिंगानुपात कितना है, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या पूछी गई है। तो सर्वाधिक देश में केरल में लिंगानुपात है वो भी 1084 है। तो आंसर दूसरा है 1084 है। यहाँ जो 943 दिया गया है ये देश का कुल लिंगानुपात है, यानी देश में कुल 1000 महिला पुरुषों पर 943 महिलाएं हैं। बात करें, मैंने यहाँ कुछ लिंगानुपात से संबंधित महत्वपूर्ण आंकड़े लिए हैं 2011 की जनगणना से संबंधित हैं। तो ये आंकड़े यहाँ से पूछे जाएंगे क्योंकि 2011 के बाद भारत में कोई जनगणना नहीं हुई है, इसलिए तो इन पॉइंटों को याद रखिएगा, अभी पूछे जाएंगे। बाल लिंगानुपात यानी 0 से 6 वर्ष की आयु, तो यानी बालिका हैं 919 हैं प्रति 1000 बच्चों पर। सर्वाधिक यानी प्रति 1000 लड़कों पर सर्वाधिक लिंगानुपात केरल में है 1084 और दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है 996 हैं। जो सबसे कम है वो हरियाणा राज्य में है, यहाँ 879 है। ये तभी की बात हुई है, इस आंकड़ों के अनुसार है। और जम्मू कश्मीर दूसरे स्थान पर है सबसे कम के मामले में, यहाँ 889 हैं। केंद्र शासित प्रदेश जो सर्वाधिक है वहाँ पुडुचेरी में है, यहाँ 1037 हैं। केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम दमन द्वीप में है, यहाँ 618 हैं। इनमें से कौन सा भारतीय संविधान के अनुसार मौलिक अधिकार नहीं है? तो जो समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का अधिकार ये मौलिक अधिकार नहीं है। ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अनुच्छेद है और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में अनुच्छेद 39A में इसका वर्णन किया गया है। और जो यहाँ ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी और बात करें मूल अधिकार के बारे में, तो मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं और ये संविधान के भाग 3 में इनका वर्णन दिया गया है। तो ये अनुच्छेद 12 से 35 है और ये अनुच्छेद भाग कौन सा है? तीसरा। तो ये दोनों पॉइंट यहाँ से पूछे जाते हैं। और संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 में दिया गया है। संभाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में दिया गया है। अनुच्छेद 19 में समानता का अधिकार ये अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक दिया गया है। इनमें से कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री थे? तो ये टोडरमल थे। टोडरमल अकबर के जो नवरत्न थे उनमें से एक थे। बात करें अकबर के जो नवरत्न हैं उनके बारे में और उनकी कुछ विशेषताएं, तो बीरबल ये महेशदास इनका मूल नाम था। दरबारी विदूषक और सलाहकार थे। चतुराई के लिए भी प्रसिद्ध थे। टोडरमल राजस्व मंत्री थे। उन्होंने देशाला प्रणाली लागू की और कर व्यवस्था को व्यवस्थित किया था। अबुल फजल तो इनके द्वारा अकबरनामा ये आईने अकबरी लिखी गई थी। ये आईने अकबरी अकबरनामा का ही भाग है। फैजी तो ये कवि और विद्वान थे। और आगे तानसेन संगीतज्ञ थे, ये भी इनके दरबार में रहते थे। मान सिंह ये सेनापति। अब्दुल रहीम खाने खाना कवि और सेनापति थे। फ़कीर अजीउद्दीन ये पद आध्यात्मिक सलाहकार थे। मुल्ला दो प्याजा तो ये सलाहकार और हास्यकार थे। तो इन नवरत्नों को याद रखिएगा। इनमें से किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी को 2018 में राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो विराट कोहली को 2018 में मिला था, लेकिन राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड का नाम अब बदल दिया गया है। तो 2021 में इसका नाम बदल के मेजर ध्यानचंद जी के नाम पर किया गया था। तो इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार हो गया है। तो 2023 के बारे में बात करें तो 2024 में ये दिए गए हैं, यानी पिछले साल के प्रदर्शन के लिए दिए जाते हैं। तो 2023 के लिए मिले हैं। तो इस साल ये अवार्ड दो खिलाड़ियों को मिले हैं, एक सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी। तो ये दोनों ही बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और धनराशि 25 लाख रुपये दिए जाते हैं। यह देश का सर्वोच्च खेल सम्मान है। तो एक सवाल यहाँ से ये पूछा जाता है कि देश का सर्वोच्च खेल सम्मान कौन सा है? तो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार है। अर्जुन अवार्ड तो ये 26 व्यक्तियों को मिले हैं, 26 खिलाड़ियों को, जिसमें क्रिकेटर मोहम्मद शमी भी शामिल हैं।
तो मोहम्मद शमी इनको भी याद रखिएगा। और जो अर्जुन अवार्ड है इसमें 15 लाख रुपए की पुरस्कार राशि दी जाती है। शब्द मानसून, मानसून को यहाँ ब्लैंक स्थान है, शब्द मौसम से लिया गया है जिसका अर्थ मौसम है। तो ये शब्द पूछा गया कौन सा शब्द है, ये एक अरबी शब्द है। तो ऐसे सवाल भी यहाँ पूछे जाएंगे। आंसर इसका पहला होगा अरबी। भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहते हैं। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को 1997 में भारत रत्न अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में, इन्हें 1962 में भारत रत्न अवार्ड मिला है। और इन्हें देश रत्न के नाम से भी जाना जाता है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद देश के पहले राष्ट्रपति थे। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट से अवमूल्यन यानी डेप्रिसिएशन घटाने पर प्राप्त राशि को क्या कहा जाता है? तो इसे कहते हैं राष्ट्रीय उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। आंसर दूसरा है शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। अब थोड़ा इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। तो बात करें शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद या नेट नेशनल प्रोडक्ट या NPP के बारे में। यह देश के सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी GNP से मूल्य ह्रास घटने के बाद का मूल्य है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद यानी GNP किसी देश द्वारा एक निश्चित समय यानी माने एक साल में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य है। और जो ह्रास मूल्य है ये मशीनों, इमारतें, उपकरण जैसे संसाधनों के उपयोग के कारण उनका घटता हुआ मूल्य है। और ये फॉर्मूला ये भी पूछा जाता है कि NPP बराबर GNP माइनस मूल्य ह्रास। तो ऐसे आंकड़े सीधे सीधे वहाँ पूछे जाते हैं अर्थशास्त्र से संबंधित। आप देखिए पिछले पेपर को, तो वहाँ ये सूत्र पूछे गए हैं। विच वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए लैंड बेस्ड बैलिस्टिक मिसाइल? तो ये इंग्लिश में है। और हिंदी में बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सी भूमि आधारित बैलिस्टिक मिसाइल नहीं है? तो आंसर इसका पहला है धनुष। धनुष एक भूमि आधारित मिसाइल नहीं है, ये समुद्र आधारित मिसाइल है। और धनुष ये समुद्र आधारित बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे भारतीय नौसेना के लिए विकसित किया गया है। इसकी विशेषता यह है कि इसे पानी के जहाज़ों से दागा जा सकता है। पृथ्वी यह एक भूमि आधारित बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी विशेषता यह है कि ये सतह से सतह पर मार करने के लिए डिजाइन किया गया है इसे। और यह भारत के मिसाइल कार्यक्रम की पहली मिसाइल थी। तो एक पॉइंट यहाँ से ये पूछा जाता है। अग्नि यह एक भूमि आधारित बैलिस्टिक मिसाइल है। इसकी विशेषता यह है कि इसे लंबी दूरी पर सतह से सतह तक मार करने के लिए डिजाइन किया गया है। सतत विकास की अवधारणा को इनमें से किस रिपोर्ट द्वारा अस्तित्व में लाया गया था? तो आंसर इसका दूसरा है ब्रेटलैंड रिपोर्ट के द्वारा इसे अस्तित्व में लाया गया था। अब बात करें सतत विकास के बारे में। तो सतत विकास का मतलब यह है कि हम आज अपनी ज़रूरतें इस तरह पूरी करें कि इससे भविष्य की पीढ़ियों की ज़रूरतें पूरी करने की क्षमता पर कोई बुरा असर ना पड़े। सतत विकास का मुख्य उद्देश्य है अर्थव्यवस्था, पर्यावरण, सामाजिक कल्याण की ज़रूरतों को संतुलित करना है। तो 1987 में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र विकास आयोग की हमारा साझा भविष्य नामक रिपोर्ट जारी की गई थी, जिसे आमतौर पर ब्रेटलैंड रिपोर्ट कहा जाता है। यानी जो वहाँ पूछा गया था ब्रेटलैंड रिपोर्ट वो कहा जाता है। तो ये जारी कब की गई थी? 1987 में। तो यहाँ डेट भी याद रखने वाली बात है। उर्वरकों के पैक पर मुद्रित अक्षर NPK क्या दर्शाते हैं? तो N से नाइट्रोजन है और P से फास्फोरस और K से पोटेशियम। तो NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, तो इन तीनों को ही दर्शाते हैं। आंसर दूसरा है। उर्वरक एक ऐसी सामग्री है जो मिट्टी या पौधों को पोषक तत्व देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। ये प्राकृतिक जैसे खाद्य, कृत्रिम जैसे रासायनिक खाद्य हो सकती है। इसका काम पौधों को बेहतर तरीके से बढ़ने में मदद करना है। तो ये अलग अलग इनका काम है, आप इन्हें देख लीजिएगा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी यानी टेस्को का निगमन किस वर्ष हुआ था? इसका निगमन हुआ है 1907 में। आंसर है चौथा 1907 में। बात करें टाटा टेस्को के बारे में, तो अब इसका नाम है टाटा स्टील।
स्थापित किया गया था इसे 26 अगस्त 1907 को जमशेदपुर बिहार में। तो वर्तमान में ये झारखंड में जमशेदपुर। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई महाराष्ट्र में। संस्थापक कौन है? जमशेदजी टाटा और दोराबजी टाटा हैं। वर्तमान में सीईओ और प्रबंध निदेशक कौन है? टीवी नरेंद्रन। ये करंट में इसलिए याद रखिएगा, यहाँ से पॉइंट पूछे जाते हैं कि कौन क्या में पूछे जाएंगे। सीएफओ कौन है? कौशिक चटर्जी हैं। इनमें से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है, यानी अमेरिका में? तो जो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है यानी IMF, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। और यूरोपियन सेंट्रल बैंक और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, इनके बारे में बात करें तो देखिए ILO यानी अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के बारे में, तो इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में। स्थापना 1919 में की गई थी। टोंगा इसका लास्ट मेंबर है, यानी अभी तक का लास्ट मेंबर है। 187वां सदस्य देश है। और OECD तो इसका मुख्यालय कहाँ है? पेरिस फ्रांस में। 1961 में इसकी स्थापना की गई थी। 37वां मेंबर है, यानी लास्ट मेंबर है इसका, तो ये कोलंबिया है। आगे भी जुड़ सकते हैं लेकिन अभी तक लास्ट है। IMF तो इसका मुख्यालय वाशिंगटन डीसी अमेरिका में। 1945 में इसकी स्थापना की गई थी और 191वां सदस्य देश बना है लिechtenstein एक यूरोपीय देश है और ये इसका अभी तक का अंतिम देश है। ये अक्टूबर 2024 में इसका नया मेंबर बना है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, क्योंकि नया बना है अभी इसी साल, तो इसलिए ये भी आप याद रखिएगा। यूरोपीय सेंट्रल बैंक का मुख्यालय कहाँ है? ओस्टर फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है। तो फ्रैंकफर्ट जर्मनी, ये यहाँ तक आप याद रखिएगा। और इसकी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? क्रिस्टीना लेगार्ड। अंतर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं विकास बैंक यानी इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को सामान्यतः इनमें से किसके रूप में जाना जाता है? तो ये विश्व बैंक के नाम से इसे जाना जाता है। बात करें इसके डिटेल के बारे में तो IBRD इसे कहते हैं शॉर्ट में। तो IBRD एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। 1944 में इसकी स्थापना की गई थी। मध्य आय वाले विकासशील देशों को ऋण प्रदान करना है इसका काम है। वाशिंगटन डीसी अमेरिका में इसका मुख्यालय है। यह विश्व बैंक समूह की ऋण देने वाली एक शाखा है। इसमें सदस्य देशों की संख्या 189 है। जो विश्व बैंक समूह के सदस्य हैं वही इसके मेंबर हैं। यह विश्व बैंक समूह की रचना करने वाली 5 सदस्य संस्थानों में से पहली है। IBRD और इसकी रियायती ऋण देने वाली शाखा अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ यानी IDA को सामूहिक रूप से विश्व बैंक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये एक ही नेतृत्व और कर्मचारी को साझा करते हैं। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अजय बंगा हैं। तो करंट में ये याद रखते चलिए कि कौन क्या इनके बारे में। निम्न में से कौन सी वेबसाइट शिक्षा से संबंधित नहीं है? तो जो www.onlinesbi.com, तो ये वेबसाइट SBI की वेबसाइट है। बाकी इग्नू तो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय से संबंधित है, यानी इग्नू से संबंधित है, तो ये शिक्षा से ये भी संबंधित है। NCERT ये NCERT की वेबसाइट है। और ये वाली जो शिक्षा मंत्रालय है उसकी वेबसाइट है। तो बाकी शिक्षा से संबंधित हैं और ये SBI से। जीने का अधिकार या राइट टू लाइफ भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्रदान किया गया है? तो अनुच्छेद 21 में ये कहा गया है। इसका प्रावधान अनुच्छेद 21 में है। आंसर तीसरा है। और जो ऑप्शन है तो अनुच्छेद 15 में कहा गया है धर्म, जाति, लिंग या मूल वंश के आधार पर किसी नागरिक से कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। और अनुच्छेद 16 में ये प्रावधान किया गया है कि सरकार के अंतर्गत जो भी पद हैं या सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों के लिए समान अवसर दिए जाएंगे, अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। और अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता का अधिकार दिया गया है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब चलाया गया था? तो ये चलाया गया था 1920 से लेकर 1922 तक चला था। और 1 अगस्त 1920 को ये चालू किया गया था। तो 1 अगस्त यहाँ डायरेक्ट डेट पूछी जाती है, आप ये बात भी याद रखिएगा। तो 1920 से लेकर 1922 तक चला है। असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था और कारण ये था कि असहयोग आंदोलन ब्रिटिश भारतीय सरकार की दमनकारी नीतियों जैसे 18 मार्च 1919 के रॉलेट एक्ट और 13 अप्रैल 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड के प्रति
प्रतिक्रिया थी। महात्मा गांधी ने समकालीन खिलाफत आंदोलन का समर्थन करके आंदोलन को मजबूत किया और समाप्त कब हुआ था? जो चोरी चोरा कांड हुआ था गोरखपुर में, उस घटना के बाद फरवरी 1922 में गांधी जी द्वारा आंदोलन को अंततः वापस ले लिया गया था। तो ये क्वेश्चन यहाँ से ये पूछा जाता है कि खिलाफत आंदोलन के साथ ये असहयोग आंदोलन दोनों साथ साथ चलाए गए थे। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो ये सौर ऊर्जा है, समुद्री ऊर्जा का स्रोत नहीं है। आंसर दूसरा है। देखिए सौर ऊर्जा इसे ये हमें सूर्य से प्राप्त होती है। जो सोलर पैनल हैं ये सूर्य ऊर्जा को बिजली में कन्वर्ट करते हैं। बात करें ऑप्शंस की, तो समुद्र की सतह का पानी सूरज की गर्मी से गर्म होता है, जबकि गहरे पानी का जो तापमान है ठंडा होता है। इस तापमान के अंतर का उपयोग ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए होता है। तरंग ऊर्जा, तो समुद्र की लहरों या तरंग की गति का उपयोग बिजली बनाने के लिए किया जाता है। ज्वारी ऊर्जा, यह ऊर्जा समुद्र के पानी में आने जाने वाली ज्वार भाटों की गति से उत्पन्न होती है। भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृति, उनकी उत्पत्ति, संबंधित प्रतिक्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है? तो जियोमॉर्फोलॉजी से कहा जाता है, यानी भू आकृतिक विज्ञान कहा जाता है। तो जियोमॉर्फोलॉजी ये इंग्लिश में भी याद रखिएगा, काफ़ी ये देखिए इंग्लिश में भी ये हिंदी में ही लिखा जाएगा, लेकिन इंग्लिश में होगा, ऐसा भी कई बार पूछा गया, आपने देखा होगा। तो आंसर चौथा है जियोमॉर्फोलॉजी। तो जियोमॉर्फोलॉजी भू आकृति विज्ञान की सतह पर या उसके निकट संचालित होने वाली भौतिक, रासायनिक या जैविक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न स्थलाकृति तथा स्थलाकृति विशेषताओं की उत्पत्ति और विकास का वैज्ञानिक अध्ययन है। पृथ्वी की सतह का अध्ययन, तो यह विज्ञान यह बताता है कि पहाड़, नदियाँ, घाटियाँ, रेगिस्तान, दूसरी भौगोलिक संरचनाएं क्यों और कैसे बनती हैं। भारत के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया शिक्षा पोर्टल का नाम क्या है? तो ये साक्षात है। आंसर तीसरा है साक्षात। बात करें साक्षात पोर्टल के बारे में, तो 30 अक्टूबर 2006 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो तत्कालीन भारत के राष्ट्रपति थे। इसका उद्देश्य है सभी को एक ही जगह पर मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। छात्रों और शिक्षकों के साथ साथ कामकाजी लोगों को भी मदद करना है। बात करें शिक्षा मंत्रालय के बारे में, तो 1947 में जब इसका गठन हुआ था तब इसका नाम शिक्षा मंत्रालय था। 1985 में राजीव गांधी सरकार ने इसका नाम बदल के मानव संसाधन विकास मंत्रालय कर दिया था, और फिर मोदी सरकार के द्वारा नवनिर्मित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदल के शिक्षा मंत्रालय किया गया है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी किया था? तो असहयोग आंदोलन, इसका प्रस्ताव कलकत्ता अधिवेशन में रखा गया था। ये 1920 में हुआ था। जो कलकत्ता अधिवेशन है विशेष अधिवेशन था, और इसके अध्यक्ष कौन थे? लाला लाजपत राय इसके अध्यक्ष बने थे तब। इंसेक्ट्स ब्रीथ थ्रू, यानी कीड़े सांस लेते हैं, तो स्पाइरिकल्स के माध्यम से सांस लेते हैं। बात करें अब स्पाइरिकल, और हिंदी में इसे कहते हैं श्वास नल का। तो स्पाइरिकल या स्टिग्मा छोटे छेद होते हैं जो कीड़ों, मखमली कीड़ों और कुछ अन्य छोटे जीवों के शरीर के बाहरी कवर पर पाए जाते हैं। स्पाइरिकल्स हवा को अंदर लाने का रास्ता देते हैं, और जो श्वास नली यानी एक तरह की नली है से होकर शरीर के अंदर जाती है। यह सिस्टम सीधे ऑक्सीजन को शरीर के विभिन्न हिस्सों में पहुंचाता है। सूर्य का चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या कहा जाता है? तो सूर्य के जो चारों ओर कई खगोलीय पिंड हैं जो चक्कर लगाते हैं, उनमें जो उल्का पिंड हैं एक छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, इन्हें उल्का पिंड कहा जाता है। ये भी इसके चक्कर लगाते हैं। तो आंसर चौथा है उल्का पिंड। जो ग्रह हैं, उपग्रह हैं, ग्रह हो गए, उपग्रह हो गए, और क्षुद्रग्रह आदि जो पिंड हैं सूर्य के चक्कर लगाते हैं, और जो क्षुद्रग्रह का संबंध उल्का पिंड से है, क्षुद्रग्रह से ही बनते हैं। जब क्षुद्रग्रह टूटने के बाद ही उल्का पिंड बनते हैं।
तो इसी के जो टुकड़े होते हैं और यहाँ पूछा गया टुकड़े छोटे टुकड़े। तो जो क्षुद्रग्रह है ये भी इसके चक्कर लगाता है, लेकिन ये टुकड़े नहीं होते हैं, ये धूल और गैस के कणों से मिलकर बना होता है और इसके टुकड़े होते हैं उल्कापिंड। तो ऐसे यहाँ पूछा गया है, आप ये समझने की कोशिश कीजिए। बात करें उल्कापिंड के बारे में, तो वे ठोस खगोलीय पिंड हैं जो अंतरिक्ष से पृथ्वी की सतह पर गिरते हैं। ये मुख्य रूप से क्षुद्रग्रहों या धूमकेतुओं के टुकड़े होते हैं जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने के बाद जलते हुए दिखाई देते हैं। ये जब जलते हैं तो इन्हें उल्का कहते हैं और जो हिस्सा वायुमंडल में पार करके ज़मीन पर गिरता है उसे उल्कापिंड कहा जाता है। इनमें से किसे टेबल टेनिस में द्रोणाचार्य पुरस्कार 2018 से सम्मानित किया गया था। तो 2018 में ये श्रीनिवासन राव को मिला था। बात करें जो अभी अपडेट है उसके बारे में, तो 2023 के लिए ये 2024 में पुरस्कार दिए गए हैं, यानी पिछले साल में जो प्रदर्शन करते हैं खिलाड़ी उनके लिए दिए जाते हैं। तो ये पुरस्कार द्रोणाचार्य पुरस्कार 2 कैटेगरी में दिए जाते हैं, एक लाइफ टाइम कैटेगरी में और एक रेगुलर कैटेगरी में। तो लाइफ टाइम में 3 व्यक्तियों को दिए गए हैं इस बार खिलाड़ी को। तो जसकीरत सिंह गिरेवाल इन्हें मिला है, एक गोल्फ खिलाड़ी हैं। ई भास्करन ई तो एक कबड्डी खिलाड़ी इन्हें दिया गया है। जयंत कुमार पुसीलाल ये टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। तो टेबल टेनिस में इस बार किसे मिला है लाइफ टाइम कैटेगरी में, तो जयंत कुमार पुसीलाल हैं। और तो इन तीनों को याद रखना होगा क्योंकि यहाँ से और भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है लाइफ टाइम कैटेगरी में, इसमें 15 लाख रुपये दिए जाते हैं, 15 लाख। बात करें जो रेगुलर कैटेगरी में दिए गए हैं तो 5 व्यक्तियों को इस बार ये पुरस्कार मिले हैं और कुल 10 लाख रुपये रेगुलर कैटेगरी में मिलते हैं। गणेश प्रभाकरन मलखम खिलाड़ी हैं, इन्हें मिला है। महावीर सैनी पैरा एथलेटिक्स हैं, इन्हें दिया गया है। ललित कुमार कुश्ती, RV रमेश शतरंज से संबंधित हैं, इन्हें मिला है। सविंदर सिंह हॉकी खिलाड़ी हैं। तो ये दोनों को याद रखिएगा क्योंकि कहीं से भी पूछा जाता है। इस बात को कठोरीकृत करने के लिए किस रासायनिक तत्व की आवश्यकता होती है। देखिए जो इस्पात है इसमें कई तत्व हैं जिनकी आवश्यकता होती है, लेकिन कठोरीकृत यहाँ पूछा गया है तो ये मैग्नीज की इसमें आवश्यकता होती है। वैसे इस्पात को इंग्लिश में कहते हैं स्टील, तो स्टील या इस्पात कहते हैं। अब बात करें जो इस्पात हैं ये कार्बन और लोहा सामान्यतः इनका मिश्रण होता है। बात करें जो ऑप्शन में वेनेडियम तत्व दिया गया था, तो वेनेडियम का उपयोग इस्पात को मजबूत और टिकाऊ बनाने के लिए होता है। मैग्नीज ये लोहे को कठोर और टिकाऊ बनाता है। यह इस्पात को घिसने और टूटने से बचाने में मदद करता है। तो जो सबसे अधिक कठोर बनाता है वो मैग्नीज बनाता है, तो इसलिए वहाँ ऑप्शन में वही सही था। इसका उपयोग निर्माण, रेल पटरियाँ और अन्य मजबूती ढांचों में किया जाता है। निकेल, तो जो निकेल है लोहे को जंग से बचाने और उसे टिकाऊ बनाने और चमकदार बनाने में मदद करता है। इसका उपयोग मिश्र धातुओं में भी किया जाता है जैसे स्टेनलेस स्टील। क्रोमियम, तो क्रोमियम लोहे को जंगरोधी बनाता है और इसकी चमक बढ़ाता है। यह स्टेनलेस स्टील बनाने में इसका इस्तेमाल होता है। कठोरता बढ़ाने और सजावटी चीज़ों में भी ये मदद करता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में इनमें से किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो जो तृतीय क्षेत्र है इसे सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। इसमें जो सेवा देने वाले लोग हैं जैसे परिवहन हो गया और टीचिंग हो गई, जैसे टीचर हो गए और बिजनेसमैन यानी व्यापारी, तो ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं। ऑप्शंस के बारे में, तो असंगठित क्षेत्र यानी अनियमित और असुरक्षित इनका काम है। ये अस्थायी नौकरी मानिए इनकी। यह एक ऐसा क्षेत्र है जहां काम करने वाले लोगों की नौकरी की सुरक्षा, पेंशन, अन्य सरकारी लाभ नहीं मिलते इन्हें। इसमें छोटे दुकानदार, मजदूर, घरेलू मददगार, कामगार, रिक्शा चालक, खेतों में काम करने वाले मजदूर आदि आते हैं। और प्राथमिक क्षेत्र ये प्राकृतिक संसाधन इसमें आते हैं जैसे खेती, पशुपालन, मछली पालन, खनन, लकड़ी काटने जैसे काम इसमें आते हैं। एग्जाम्पल में बात करें तो किसान जो अनाज उगाते हैं प्राथमिक क्षेत्र में आते हैं। मछुआरे जो मछली पकड़ते हैं और ये प्राथमिक
ये क्षेत्र कच्चे माल का उत्पादन करता है। द्वितीय क्षेत्र तो ये निर्माण और उत्पादन पर आधारित है। इसमें प्राथमिक क्षेत्र से प्राप्त कच्चे माल को फैक्ट्रियों में तैयार उत्पादों में बदला जाता है। एग्जाम्पल में बात करें तो कपास से कपड़े बनाना और लोहे से गाड़ी बनाना, तो इसमें निर्माण और उत्पादन शामिल है। इस क्षेत्र को उद्योग क्षेत्र भी कहा जाता है। तृतीय क्षेत्र ये सेवा प्रदान करने वाले लोग इसमें शामिल हैं। ये सेवा क्षेत्र है, जो लोग इसमें सेवा प्रदान करते हैं, डॉक्टर, शिक्षक, बैंक कर्मचारी, दुकानदार, परिवहन और टूरिज्म आदि, तो ये तृतीय क्षेत्र में आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक है जो अमर्त्य सेन के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो पॉवर्टी एंड फेमिन्स इनकी पुस्तक है। ऑन इकोनॉमिक्स इनक्वालिटी इनकी ये पुस्तक है। और रिसोर्सेस वैल्यूज एंड डेवलपमेंट, तो इनकी ये सारी तीनों पुस्तकें हैं। लेकिन जो पॉवर्टी ऑफ इंडिया है, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है, तो ये आंसर इसका गलत है, यानी जो पूछा गया है वह सही है। तो आंसर तीसरा है, पॉवर्टी ऑफ इंडिया। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि अमर्त्य सेन को भारत का सर्वोच्च सम्मान है 1999 में भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए एग्जाम्पल ऑफ ए थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, तो ये इंग्लिश में यहाँ पूछा गया है, ये पूछा नहीं गया है, उन्होंने आंसर दिया होगा इसलिए आंसर इंग्लिश में आया है। तो बात करें हिंदी में, निम्नलिखित में से कौन सा थर्मोन्यूक्लियर संलयन प्रक्रिया का उदाहरण है? तो इसका आंसर है हाइड्रोजन बम। और बात करें इस प्रक्रिया के बारे में, तो जो थर्मोन्यूक्लियर संलयन प्रक्रिया है, ये हल्के तत्वों जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप, जो ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, ये हाइड्रोजन के आइसोटोप हैं, बहुत ऊंचे तापमान जैसे 10 या 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस पर एक दूसरे से इतने करीब आते हैं कि उनके नाभिक या न्यूक्लियस आपस में मिल जाते हैं। और जब ये नाभिक आपस में मिलते हैं तो एक नया भारी तत्व जैसे हीलियम बनाते हैं और बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। थर्मोन्यूक्लियर संलयन पर आधारित हैं सूर्य और तारे, ये प्राकृतिक उदाहरण हैं जो मानव निर्मित है यानी कृत्रिम है। तो ये हाइड्रोजन बम है, इस पर आधारित है, ये इसी पर काम करती है। निम्नलिखित में से कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है? तो ये जाति या स्पीसीज, ये जीवधारियों के वर्गीकरण की मूल इकाई है। तो आंसर इसका तीसरा है, जाति। बात करें वर्गीकरण या टैक्सोनॉमी के बारे में, तो इसके संस्थापक कार्ल लिनियस हैं। ये स्वीडिश वैज्ञानिक थे। 1753 में इनके द्वारा इसकी खोज की गई थी या स्थापना की गई थी। और उन्होंने जीवों के वर्गीकरण के लिए द्विनाम पद्धति विकसित की। इस प्रणाली के अनुसार प्रत्येक जीवधारी का नाम लैटिन भाषा के 2 शब्दों से मिलकर बनता है। पहला नाम है उसके वंश का होता है यानी जेनेरिक, दूसरा नाम उसकी जाति का यानी स्पीसीज का नाम होता है। वंश और जाति के नामों के बाद वर्गीकृत यानी वैज्ञानिक का नाम लिखा जाता है। जिसने सबसे पहले इस जाति की खोज की हो या उसने इसे वर्तमान नाम दिया हो। अब बात करें एग्जाम्पल के बारे में, तो मानव का वैज्ञानिक नाम होमो सेपियंस है, होमो सेपियंस लेन है। तो जो लेन है इसमें बाद में जोड़ा गया है। इसमें होमो उस वंश का नाम है जिसकी एक जाति सेपियंस है। लेन लीनियस शब्द का संक्षिप्त रूप है। इसका अर्थ यह है कि सबसे पहले लीनियस ने ही इस जाति को होमो सेपियंस नाम से पुकारा था। अब बात करें यहाँ मातृका के बारे में, ये 2 क्वेश्चन मैं वो लेता हूँ जो काफ़ी हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं उस सब्जेक्ट में। तो यह मातृका निकालनी है। अब देखिए ये क्रम दिया गया है, इनको पहले आरोही क्रम में लगाना होगा यानी बढ़ते क्रम में। तो पहले सबसे छोटा 7 है, उसके बाद यहाँ 8 है, 8 के बाद 9, 10 ये है नहीं, फिर 11, 12, 13 है, फिर 14 दिया गया है, 14, 15, 16, फिर उसके बाद 15 आएगा, फिर उसके बाद 20 है। तो 2, 4, 6, 8, ये यहाँ 8 अंक दिए गए हैं। इनकी जब माध्यिका निकालेंगे तो देखिए कुल पद कितने हैं, 8 हैं। तो 8 में आप 2 का यहाँ भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 4 प्लस 1 यानी चौथा पद होगा और एक अगला 5वां। तो ये माध्यिका निकालने का एक तरीका है। या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इधर से 1 कटाएंगे यानी इधर से 1 और इधर से 1, इधर से 1, इधर से 1 कटेगा तो इधर से 1, बीच में बचेंगे 2 यानी चौथा और 5वां।
तो ये दो तरीक़ों से निकाल सकते हैं आप। तो यहाँ 12 और 13, ये जो चौथा पद है और पाँचवा पद है, ये दोनों जुड़ जाएंगे, यानी 12 और 13 हो गए 25, और 25 में यहाँ 2 का भाग लग जाएगा। तो जब 2 का भाग देंगे तो यह 12.5 इसका आंसर आ जाएगा, यानी 12.5। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा होगा 12.5 इसकी माध्यिका निकल आएगी। अगर बात करें दूसरे तरीके से, जैसे माध्यिका, अगर यह मान लीजिए यहाँ पद होते 9, तब माध्यिका कैसे निकालते? तो जब पद 9 होते तो 9 में 1 जोड़ देते, या तो 9 में 1 जोड़ दो, या जो कुल अंक दिए गए हैं उन्हें आरोही क्रम में रखेंगे, यानी बढ़ते क्रम में। फिर उसके बाद जो बीच वाला पद होगा वही उसकी माध्यिका होगी, यानी जो पद हैं उनको इधर से गिनेंगे और कुछ को इधर से, यानी जो बीच में एक पद होगा वही उसकी माध्यिका होगी। ये जो जब विषम आएगी संख्या उसके लिए है। तो यहाँ ये अंकों की संख्या सम थी, इसलिए यहाँ पर चौथा और पाँचवा पद दिया गया था। यानी जब जोड़े थे तो 8 आया था, उसमें 2 का भाग दिया तो 4 और 1 और 5, लेकिन उसमें खाली बीच वाले पद को देखना होता है। तो यहाँ 9 मान लीजिए, मैंने माना था 9, तो 9 अंक थे, तो यहाँ हो गया 10। ये विषम के लिए आप ये भूल मत जाना, यानी याद रखिएगा। तो 10 में जब 2 का भाग देंगे तो यहाँ 5 होगा। 9 अंक हैं और यह संख्या विषम है, तो इनमें बीच वाला पद पाँचवा होगा, और जो पाँचवा पद होगा वही उसकी माध्यिका होगी। ये दूसरा तरीका है जिसमें जो अंकों की संख्या विषम दी गई हो तब के लिए बात की गई है। प्रांतीय स्वायत्तता को भारत सरकार अधिनियम के तहत वर्णित किया गया था, तो 1935 के तहत इन्हें वर्णित किया गया था। आंसर दूसरा है। और एक काफ़ी महत्वपूर्ण, जो भारत सरकार अधिनियम में 1935 काफ़ी महत्वपूर्ण है, यहाँ से कई सवाल पूछे जाएंगे और पूछे भी जाते हैं, तो याद रखिएगा। इसे भारत का मिनी संविधान भी कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1935 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित एक बड़ा कानूनी दस्तावेज था, जिसे भारत के शासन को नियंत्रित करने के लिए तैयार किया गया था, और इसकी लंबाई के कारण इसे 2 भागों में बांटा गया है। भारत सरकार अधिनियम 1935, इसमें 321 धाराएं और 10 अनुसूचियां शामिल थीं। बर्मा सरकार अधिनियम दूसरे में बांटा गया था, तो बर्मा सरकार अधिनियम 1935, इसमें 159 धाराएं और 6 अनुसूचियां शामिल थीं, जो बर्मा और म्यांमार के लिए अलग से बनाई गई थी। और बात करें जो भारत में फेडरल या संघीय न्यायालय की स्थापना इसी के तहत की गई थी, जो दिल्ली में स्थित है। 1937 में इसकी स्थापना की गई थी। भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना इसके तहत की गई थी। केंद्र और प्रांतों की शक्तियों का विभाजन और प्रांतों में द्वैध शासन का अंत। तो काफ़ी महत्वपूर्ण पॉइंट हैं जो यहाँ से सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा इसे शुरू किया गया था प्रांतों में, लेकिन इसके तहत समाप्त किया गया था। लेकिन एक और बात यह है महत्वपूर्ण कि केंद्र में द्वैध शासन इसी के तहत शुरू किया गया था, यानी प्रांतों में समाप्त लेकिन केंद्र में शुरू हुआ था। भारत परिषद का अंत हुआ था। बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था 1 अप्रैल 1937 को, तो इसी अधिनियम के तहत अलग हुआ था। संघीय लोक सेवा आयोग की स्थापना इसके तहत की गई थी। प्रत्येक प्रांत में एक प्रांतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना, राज्यों के बीच एक संयुक्त लोक सेवा आयोग के निर्माण की अनुमति दी गई थी। 11 प्रांतों में से 6 में, यानी बम्बई, मद्रास, बंगाल, बिहार, असम और संयुक्त प्रांत में द्विसदनीय व्यवस्था की गई थी। निम्न में से कौन सा अलोधात्विक खनिज नहीं है? तो जिनमें लोहा नहीं पाया जाता है उन्हें अलोधात्विक खनिज कहते हैं। तो तांबा, बॉक्साइट और लेड, इनमें लोहा नहीं पाया जाता है लेकिन अभ्रक में पाया जाता है। तो इसलिए राइट आंसर है पहला अभ्रक। अभ्रक एक प्रकार का खनिज है जो सिलिकेट समूह में आता है, और यह मुख्य रूप से सिलिकॉन, ऑक्सीजन, एल्यूमिनियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, लोहा जैसे तत्वों से मिलकर बना होता है। इसकी खासियत यह है कि इसे आसानी से पतली और लचीली प्लेटों में तोड़ा जा सकता है। अलोह धातुओं के बारे में बात करें तो वे धातु या मिश्रण धातुएं होती हैं जिनमें पर्याप्त मात्रा में लोहा नहीं होता है। ये आमतौर पर लोहा धातुओं से, यानी लोहा और इस्पात से महंगी होती हैं। अलोह धातुओं के कुछ उदाहरण हैं एल्यूमिनियम, तांबा, सीसा, टिन, टाइटेनियम, जस्ता, पीतल। जो पीतल है तांबे और जस्ते का मिश्रण है। कीमती वस्तुएं कुछ सोना, चांदी और प्लेटिनम, ये अलोह धातुएं, इनमें लोहा नहीं पाया जाता है।
एयर इंडिया के लोगों को इनमें से क्या शामिल है? एयर इंडिया के लोगों में इनमें से क्या शामिल है? तो 2021 में जब ये सवाल पूछा गया था तब तक इसका लोगो यही था, लेकिन अभी बदला गया है, बदल गया 2023 में। तो तब इसका लोगो था एक उड़ता हुआ हंस, जिसके अंदर कोणार्क का चक्र दर्शाया गया था। अब बात करें इस वाले लोगों के बारे में, पहले एयर इंडिया के बारे में बात करते हैं। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? गुरुग्राम हरियाणा में। स्वामित्व टाटा समूह और सिंगापुर एयरलाइंस के पास है। स्थापना जीआरडी टाटा के द्वारा 1932 में टाटा एयरलाइंस के नाम से की गई थी और इसके प्रमुख विमान हैं एयरबस और बोइंग विमान हैं। भारत में इंडिगो के बाद एयर इंडिया सबसे ज़्यादा यात्रियों को सेवा देने वाली दूसरी सबसे बड़ी एयरलाइन है भारत की। ये जुलाई 2023 के आंकड़ों के अनुसार है। अब बात करें नए लोगो के बारे में, तो नया लोगो ये है, आप इमेज से देख सकते हैं। तो नया लोगो टाटा समूह द्वारा इसका अधिग्रहण किया गया था 10 अगस्त 2023 को। तो इसके बाद ये बदला गया है। तो नया लोगो इसका नाम है द विस्टा और इसमें रंग है लाल, सफ़ेद और बैंगनी और डिजाइन झरोका खिड़की पैटर्न से प्रेरित नया डिजाइन किया गया है। जो पुराना लोगो था वो कोणार्क के पहिए के एक साथ उड़ता हुआ हंस दिखाया गया था। एयर इंडिया का शुभंकर महाराजा है या सम्राट। वर्तमान में अध्यक्ष नटराज चंद्रशेखरन है। तो ये करंट में सवाल पूछे जाते हैं। वर्तमान में इसके सीईओ और एमडी कैंपबेल विल्सन हैं। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत किस देश के संविधान से लिया गया है? आंसर है फ्रांस के संविधान से लिया गया है। और बात करें ऑप्शंस के बारे में, तो आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए गए हैं। जो राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली है वो आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 12 सदस्यों का जो राज्यसभा में नामांकन होता है, जो नामित करते हैं राष्ट्रपति, वो प्रावधान यहीं से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। बात करें यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन के संविधान से, तो यहाँ से संसदीय प्रणाली ली गई है। प्रधानमंत्री का पद और अधिक शक्तिशाली निचला सदन यानी लोकसभा। एकल नागरिकता की अवधारणा यहाँ से ली गई है। सर्वाधिक मत प्राप्त व्यक्ति की विजय, ये पूछा गया सवाल था और एनटीपीसी के द्वारा ही पूछा गया था। तो यह फर्स्ट पास्ट था पोस्ट, तो ये ब्रिटेन से लिया गया है। और बात करें और यहाँ ब्रिटेन के बारे में और भी है। विधायी प्रक्रिया, द्विसदनीय विधायिका, कानून का शासन, विधानसभा अध्यक्ष और उनकी भूमिका, कैबिनेट प्रणाली, विशेषाधिकार रिट, संसदीय विशेषाधिकार, तो ये सभी ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। अब बात करें अमेरिका के संविधान के बारे में, तो यहाँ से मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनर्विलोकन, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाना, इसी की प्रक्रिया यहाँ से लिया गया है। ये प्रक्रिया राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद और समानता का अधिकार, ये मूल अधिकारों में ही आता है समानता का अधिकार। संविधान की प्रस्तावना का प्रावधान, ये सभी अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। हाथ का अंगुली से वही संबंध है जो पेन का किससे है। जैसे अंगुली हाथ का अहम हिस्सा है, वैसे ही पेन का अहम हिस्सा निब है। तो आंसर इसका पहला है निब। तो आज के लिए इतना ही। जो पिछली वीडियो में आपसे पूछा गया था रेटिना निम्न में से किसके अंग का भाग है, आंसर होगा आँख का। और आज के लिए टेस्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद कानूनों के समान संरक्षण का प्रावधान करता है।